नोएडा सेक्टर 132 सुनसान इलाका जहां जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। लेकिन जगह ऐसी थी कि जहां कुछ बिल्डिंग में तो काम हो रहा था, लेकिन कुछ बिल्डिंग एकदम सुनसान पड़ी थी। दूर से देखने में ऐसा लगता था जैसे कोई भूतिया पिक्चर का सेटअप हो। ऐसी जगह पर फोन पर भेजी हुई नेविगेशन को फॉलो करते हुए तुषार पहुंचा और कार से उतरकर चारों तरफ देखने लगा। उसने देखा कि उसके चारों तरफ अंडर कंस्ट्रक्शन की 4-5 बिल्डिंग थी, जहां पर आर पार देखना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कंस्ट्रक्शन का काम काफी सालों पहले ही रोक दिया गया था। तुषार को यकीन नहीं हुआ। तभी उसने एक बार और अपने फोन में नेविगेशन और एड्रेस को देखा, लेकिन एड्रेस यही का था। तुषार मन ही मन सोचने लगा कि कहीं किसी ने उसके साथ मजाक तो नहीं किया था, पर वो अपने डेस्परेशन में इतना दूर चला आया था। इतने में तुषार ने उस नंबर पर फोन लगाया जिस नंबर से फोन आया था। काफी देर तक घंटी बजी, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। तुषार ने नोएडा के इस पार्ट को लेकर कई सारी कहानियां सुनी थी, इसीलिए वो तुरंत वापस जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने वापस जाने के लिए अपनी कार मोड़ी, वहां थोड़ा आगे गया, तभी उसके कार के पहियों की हवा निकलने लगी। उसने कार से उतरकर देखा तो बीचों बीच रास्ते में कांटे वाली फेंस बिछी हुई थी। अब तो तुषार को और भी शक होने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जो कांटे वाली फेंस उसे जाते समय नहीं मिली थी, वो आते वक्त बीच सड़क पर कैसे आ गई। क्या अभी किसी ने उसको फंसाने के लिए ये सब किया था? लेकिन इतना जल्दी कोई इतना बारीकी से काम कैसे कर सकता था? इतने में तुषार के फोन की घंटी बजी और वो फोन उठाते हुए बोला, हाँ, मैं अप्रैल फूल बन गया और आज अप्रैल भी नहीं है। शायद आपको मजा आ रहा होगा ना। अब सच्चाई बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? दूसरी तरफ से लड़की ने कहा, कल आपको बताया था। अब इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? सीधी सी डील है। वो जगह जहाँ पर आप खड़े हो उसके चारों तरफ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और लोगों को डर है कि उस जगह पर कभी काम पूरा नहीं होगा। लेकिन एक बार अगर तुम हमारे अकाउंट में अपना एक वीडियो डाल दोगे तो लोगों को भरोसा हो जाएगा। वैसे ये बिल्डिंग नीचे से जितनी गंदी दिखती है, ऊपर से उतनी ही शानदार लगती है, इसीलिए तुम सामने वाली बिल्डिंग की तरफ जाओ। उस लड़की की बात सुनते ही तुषार को राहत मिली और उसे महसूस हुआ कि कोई उसे बेवकूफ नहीं बना रहा है। लेकिन उसने चारों तरफ देखा, तभी उसने उस लड़की से कहा, मुझे तो सारी बिल्डिंग अपने सामने ही नजर आ रही है। तभी उस लड़की ने तुषार से कहा, बिल्डिंग के बाहर नवज्योति का बोर्ड लगा हुआ है और हमारी टीम का एक आदमी तुम्हें उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर मिलेगा। इतने में तुषार ने कहा, थैंक गॉड यहाँ कोई है, वरना मुझे तो ये जगह ही भूतिया लग रही है। तभी वो लड़की कहती है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बात पूरी करने के बाद उस लड़की ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और तुषार उसकी बताई हुई डायरेक्शन की तरफ चलने लगा। नवज्योति बिल्डिंग भी बाकी बिल्डिंगों से बेहतर नहीं थी, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि उसका कंस्ट्रक्शन बाकी बिल्डिंगों से नया है और उस पर काम किया जा रहा होगा। इतने में उसने लिफ्ट की तरफ देखा, लेकिन लिफ्ट अभी पूरी तरह से बनी नहीं थी, इसीलिए उसको टॉप फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा। बिल्डिंग 6 माले की थी और जैसे जैसे तुषार ऊपर बढ़ा वैसे वैसे वो आवाज दे रहा था, कोई है यहाँ पर। हालांकि शुरुआत में उसे कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उसने 5वीं मंजिल क्रॉस की वैसे ही एक आवाज आई, डरने की जरूरत नहीं है, सीधा टेरेस पर आ जाओ, यहाँ से अच्छा व्यू मिलेगा और सनसेट का समय तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी और अच्छा भी रहता है। आवाज सुनते ही तुषार ने अपनी छाती पर हाथ लगाया, भगवान को धन्यवाद देते हुए 2 और माले ऊपर चढ़कर सीधा टेरेस पर चला गया। टेरेस पर टूटी फूटी चीजें रखी थी। ये देखकर तुषार ने अपने माथे का पसीना पोंछा और गुस्से से कहा, कौन है, सामने आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे मजाक किया जाता है। इतना कहते हुए तुषार ने यहाँ वहां देखा, तभी अशोक अपनी जेब से हाथ डालते हुए तुषार के करीब आया। उसने तुषार की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में चमक लिए मुस्कुरा कर कहा, अपनी आंखों से इस नजारे को देखो, कितना खूबसूरत है, और वो देखो सामने सनसेट भी हो रहा है। ऐसे में एक पुरानी बिल्डिंग से ज्यादा रोमांटिक जगह और कौन सी हो सकती है? तुम चाहो तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुला सकते हो, साथ में ही फोटोग्राफी हो जाएगी। तुषार ने कहा, मजाक अच्छा कर लेते हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। फटाफट काम खत्म करो और फिर यहाँ से चलते हैं। वैसे भी ये भूतिया जगह है, अगर मेरे दिन खराब नहीं चल रहे होते तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। अशोक कहता है, यहाँ इंसान 2 ही शर्तों पर आता है, या तो दिन खराब चल रहा हो या फिर मूड खराब हो जाए। तो अब इस तरह से चीजों को समझा जा सकता है। हो सकता है तुम्हारा दिन खराब है और मेरा मूड,
इसीलिए मैं चाहता हूँ कि काम जल्दी हो जाए। अशोक की बातें अब तुषार को अजीब सी लगने लगी थी। तुषार ने कहा, ओ भाई, कोई फिल्म नहीं चल रही है, इसीलिए डायलॉग मारना बंद करो। तुम ऐसे ही बोलते रहे ना तो मुझे सचमुच यहीं पर हार्ट अटैक आ जाएगा। अशोक गुस्से में आगे बढ़ा और उसने कहा, हार्ट अटैक तो आना ही चाहिए जब वो तुम्हारी फुटेज देखेंगे। तब वो क्या है ना, जब तक न्यूज दिल दहलाने वाली ना हो या फिर पोस्ट दिल दहलाने वाला ना हो, तब तक लोगों को समझ नहीं आता कि उन्हें कुछ करना चाहिए या फिर नहीं। तुषार को अशोक की बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए उसने अपनी कमर पर हाथ लगाते हुए कहा, भाई मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, इसीलिए तुम भी जरा इज्जत से बात करो। क्या है ना, ये तेरी जो बातें हैं वो ठीक नहीं लग रही है मुझे। अशोक उसके कहने पर चुप रहने वालों में से तो नहीं था, इसीलिए वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, अरे तुम खामखा डर रहे हो, ये सब मजाक था, इसीलिए सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ा मजाक तो पिछली रात तुमने किया था। इतना कहकर अशोक हंसने लगा। फिर उसने तुषार के कंधे पर जैसे ही हाथ रखा, तभी तुषार के फोन पर एक नोटिफिकेशन टोन आया। इससे पहले कि वो फोन की तरफ देखता, अशोक ने कहा, जहां तक नजर पहुंच रही है वहां तक मेरी जमीन है। इतनी बड़ी जमीन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारा वीडियो बनाता हूँ और तुम मेरी जमीन की तारीफ करो। ऐसा लगना चाहिए कि पूरी दिल्ली, पूरा गुड़गांव और पूरा नोएडा छोड़ करके सिर्फ मेरी ही जमीन पसंद आई हो तुम्हें। तुषार ने कहा, देखो मुझे तुम्हारी जमीन में कोई दिलचस्पी नहीं है। अशोक कहता है, अब उस बात से क्या फर्क पड़ता है, जब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें दिलचस्पी दिखानी ही पड़ेगी। अगर तुमने दिलचस्पी नहीं दिखाई तो लोग कैसे दिलचस्पी दिखाएंगे। मेरे भाई, पैसा मिलेगा ना, कंपनी ने एडवांस भेजा होगा। तभी तुषार को याद आया कि एडवांस के बारे में तो वो पूछना ही भूल गया था। वो काम मिलने की खुशी में इतना पागल हो गया था कि उसने एक बार भी ना कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात की और ना ही पैसों को लेकर। इतने में तुषार ने अपनी जेब से फोन निकाला और उसे फोन की स्क्रीन पर आभा का मैसेज नजर आया। लेकिन जब तक वो मैसेज देख पाता, उससे पहले ही अशोक ने कहा, लाओ तुम्हारा वीडियो बनाते हैं, फोन दो। तुषार उसे फोन देना चाहता था, पर फिर भी उसे इस वक्त आभा का मैसेज देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए तुषार ने अशोक की तरफ हाथ करते हुए कहा, एक मिनट रुको। इतने में अशोक ने अपने दोनों हाथ पीछे किए और कहा, कोई बात नहीं, 1 मिनट ले लो। 1 मिनट तो मैं तुम्हें दे ही सकता हूँ, इतनी डिमांड तो एटलीस्ट मुझे भी तुम्हारी पूरी करनी ही होगी ना। जैसे ही उसने मैसेज खोल कर देखा तो वो हैरान हो गया। उस मैसेज में आभा ने लिखा था, नई डील के लिए हाँ मत करना, क्योंकि वो डील नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड का रचा हुआ खेल है जिसमें तुम खामखा फंस जाओगे। इतना कहते हुए आभा ने अशोक का फोटो भी भेजा हुआ था और वो फोटो इस वक्त तुषार के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अपने सामने अशोक को खड़ा देखकर उसे लग रहा था जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थी और फोन हाथ से छूट गया। तभी अशोक ने फोन को उठाया और आभा का मैसेज पढ़ते हुए कहा, तुम्हारी नई डील मेरे हस्बैंड का बिछाया हुआ खेल है, बचकर रहना। अशोक हंसा और उसने कहा, मेरी बीवी को भी न जिंदगी के मजे लेने नहीं आते। खेल शुरू हुआ था और उसने क्लाइमेक्स दिखाकर पूरी फिल्म की कहानी का सत्यानाश कर दिया। अब बताओ क्या बात करूं तुमसे, अब तो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा। मैंने कहा था ना, तुम्हें मेरी जमीन कुछ ज्यादा ही प्यारी है, और कल रात तुमने जो मेरे साथ मजाक किया है, बताओ उसके बदले में तुम्हारे साथ क्या मजाक करूं मैं। तुषार ने अपने हाथ जोड़े और कहा, देखो भाई, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं तुम्हें परेशान करूं। फिर भी अगर तुम मेरी वजह से परेशान हुए हो तो मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। अगर मुझे ये सब कुछ पहले पता होता तो मैं तुम्हारी वाइफ को कभी फोन नहीं करता। पता नहीं होता तो रोज फोन करता है ना, अशोक ने तंज कसते हुए कहा। तभी तुषार कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। मैं वैसे ही बहुत पिया हुआ था, इसीलिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपने दिल की बात किससे कहूँ। उस वक्त मुझे आभा का ही नंबर दिखाई दिया, इसीलिए मैंने फोन कर दिया। जो कुछ भी हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज आप समझने की कोशिश करो। इतने में अशोक ने ताली बजाई और कहा, वाह, तू मेरी बीवी को होटल में बुलाकर अपने दिल की बात करे, और वो भी सुबह तक, और मैं उसे समझने की कोशिश करूं। चल, मैं तुझे 5 मिनट देता हूँ, तू मुझे समझा दे। अगर मैं समझ गया तो तुझे माफ कर दूंगा। अशोक की इन बातों को सुनने के बाद तुषार के पास कहने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। वो तो बस आसमान को देखते हुए यही विनती कर रहा था कि अगर आज वो सही सलामत घर पहुंच गया तो नंगे पैर सारे मंदिरों में जाकर प्रसाद चढ़ाएगा
वैसे तो तुषार नास्तिक था, लेकिन अचानक से उसके अंदर आस्था जाग उठी थी। धीरे धीरे दिल्ली के बाहर भी उसका मन पहुंचने लगा। उसने पूरे देश के मंदिरों के नाम एक साथ मन में देवी देवताओं को याद कर लिया था। इतने में अशोक ने अपनी जेब से एक छोटी सी बंदूक निकाली और उसे तुषार की तरफ तानते हुए कहा, वैसे तो तू पहले ही अपनी अंतिम इच्छा पूछ भी चुका है और बता भी चुका है, फिर भी मैं तुझे एक और मौका देता हूँ। बता, तुझे मरने से पहले मेरी बीवी से एक बार और बात करनी है? क्योंकि ना इस जन्म में और ना ही भगवान के पास जाने के बाद वो तेरी होने वाली है। तुषार हाथ जोड़कर कहता है, मुझे जाने दो भाई, आज के बाद मैं आपकी बीवी तो क्या, अपनी बीवी से भी बात नहीं करूंगा। मैं शादी ही नहीं करूंगा, मैं किसी की बीवियों से बात नहीं करूंगा। मैं अपने देश की सारी औरतों से राखी बंधवा लूंगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। अशोक कहता है, यही काम पहले कर लेता तो तू आज इस गड्ढे में नहीं खड़ा होता। इतना कहते हुए तुषार धीरे धीरे पीछे बढ़ गया और अशोक उसकी तरफ। तभी अचानक तुषार का पैर एक पत्थर से टकराया और उसका पैर फिसल गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अगली बार जब उसने आंखें खोली तो वो हवा में झूल रहा था और उसका एक हाथ अशोक ने पकड़ा हुआ था। इतने में तुषार की आंखों से आंसू बहने लगे और अपने दिल की धड़कन अपने माथे पर महसूस होने लगी। तभी अशोक ने हंसते हुए कहा, डरो मत, चल ये बता, तुझे मेरी बीवी के साथ रात गुजार कर कैसा महसूस हो रहा था? तुषार इस वक्त ऐसी कोई भी स्थिति में नहीं था कि वो अपने मुंह से शब्द निकाल सके। उसके मुंह से सिर्फ एक बात ही निकल रही थी, प्लीज मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं जीना चाहता हूँ। 2-3 बार उसने ये शब्द बड़बड़ाए, लेकिन अशोक पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अशोक ने आसमान को देखते हुए तुषार की आंखों में देखा और कहा, मैं तेरे जाने से पहले ही तेरी आत्मा के लिए शांति दान मांगता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगली जिंदगी में तू ऐसा कोई गलत काम न करे जिसकी वजह से तेरी जिंदगी का ऐसा अंत हो। कहते हुए अशोक ने अपनी पहली उंगली खोली, लेकिन इससे पहले कि तुषार संभलने की कोशिश करता, अशोक ने झटके से अपना हाथ पीछे ले लिया और तुषार 6 मंजिल वाली बिल्डिंग के टेरेस से जमीन पर गिर पड़ा, जहां लोहे के सरिये बिखरे हुए थे। क्या यही तुषार का अंत था? क्या इसका मोहिनी कॉरपोरेशन पर कोई असर पड़ेगा? क्या पुलिस इस घटना का पता लगा पाएगी? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए। सबके दिलों की धड़कन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। दिसंबर का महीना खत्म हो गया था और जनवरी की शुरुआत हो गई थी। दिल्ली का कोहरा अब भी सड़कों पर तेज रफ्तार से कार चलाने वालों के लिए रुकावट बना हुआ था। इतना ही नहीं, अखबार बांटने वालों को भी परेशानी महसूस हो रही थी और वो समय से डिलीवरी नहीं दे पा रहा था। फिर भी आज का अखबार दिल्ली में आग लगाने के लिए काफी था। भले ही लोगों ने इस बात की कामना ना की हो कि वो सुबह सुबह मशहूर इंटरनेट सेलिब्रिटी का मरा हुआ चेहरा देखना चाहते हैं, लेकिन इसका अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। जवान, बूढ़ा, बच्चा, हर कोई उस अखबार को पढ़कर अपनी छाती पर हाथ लगाए आसमान की तरफ देखकर भगवान से इस निर्णय पर सवाल उठा रहा था। तुषार की उम्र ज्यादा नहीं थी, वो महज 28 साल का था। इतनी कम उम्र में इस तरह की मौत की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। वैसे देखा जाए तो इतने सालों में तुषार ने किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाया था, लेकिन इस एक हफ्ते में उसने कई सारी चीजें कर दी थी जिसकी वजह से उसके दुश्मन बन गए थे। दूसरी तरफ जब निशा को ये खबर मिली तो वो हंसते हुए रोने लगी, क्योंकि तुषार की वजह से ही उसके हाथ से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गया था। उसने भी जमकर तुषार को गालियां दी थी, पर ये नहीं सोचा था कि तुषार की जिंदगी का ऐसा अंत होगा। दूसरी तरफ मोहिनी इस वक्त अपने कमरे से उठकर बाहर आई थी। उसने हॉल में बैठे उपमन्यु, प्रमिला और प्रमोद की तरफ देखा। तीनों चुप्पी साधे बैठे हुए थे। टेबल पर अखबार रखा हुआ था और तीनों की नजरें झुकी हुई थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। शायद मोहिनी की जिंदगी में ये पहली बार था जब उसकी माँ और उसका भाई एक जगह बैठे थे और उन दोनों में बात ना हो रही हो। मोहिनी को आज सुबह की कॉफी भी नहीं मिली थी। तभी मोहिनी जाकर उनके बगल में बैठी और उसने पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कौन गुजर गया है जिससे आप शोक मना रहे हो? इतने में उपमन्यु ने मोहिनी की तरफ अखबार बढ़ा दिया और पहला पन्ना देखने के लिए इशारा किया। पहले पेज पर एक फोटो छपी हुई थी जिसमें चेहरा मालूम नहीं पड़ रहा था। जैसे ही मोहिनी ने पूरा अखबार खोला तो वो हेडलाइन पढ़कर हैरान हो गई। उसमें लिखा था, मशहूर इंटरनेट सेलिब्रिटी तुषार की डेड बॉडी नोएडा सेक्टर 132 में बरामद हुई।
सूत्रों का मानना है कि वो अपनी बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये पढ़ते ही मोहिनी के हाथ से अखबार छूट गया और वो खुद को इसका कसूरवार समझने लगी। हालांकि कल मोहिनी ने न्यूज रिपोर्टर को बुलाकर उनके सामने बात की थी और अपनी कंपनी को बचाने के लिए इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसके अगले ही दिन वो ऐसी खबर सुनेगी। इसीलिए उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, कहीं ये सब उसकी वजह से तो नहीं हुआ, कहीं तुषार पर उसके शब्दों का असर तो नहीं हुआ। वैसे तो मोहिनी को तुषार ने कभी प्रपोज नहीं किया था और ना ही मोहिनी को ये पता था कि तुषार उसे पसंद करता है, लेकिन उसे एक एहसास था कि शायद तुषार के दिल में उसके लिए एक अलग जगह है। इसीलिए मोहिनी के मन में ये सवाल बार बार उठ रहा था। उसे अपने पेट में अचानक हलचल महसूस होने लगी और वो तुरंत पेट पकड़कर बाथरूम की तरफ चली गई। कुछ देर तक उसे उल्टियां होती रहीं। तभी प्रमोद जी वहां आए और उन्होंने मोहिनी को पकड़कर उसे सपोर्ट दिया और उन्होंने प्रमिला की तरफ देखा और कहा, मोहिनी की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी पानी लेकर आओ और डॉक्टर को फोन लगाओ। घर पर ये बात सब लोग जानते थे कि तुषार मोहिनी का कॉलेज में क्लासमेट रह चुका है, इसीलिए उसकी स्थिति को समझना उसके लिए घर वालों के लिए आसान था। कुछ ही देर में प्रमिला एक गिलास में पानी लेकर आई और प्रमोद ने सपोर्ट देते हुए मोहिनी को उठाया। मोहिनी उठ खड़ी हुई थी और उसने अपना मुंह पोंछा। तभी उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। उसने अपने पापा का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा, कल मैंने एक इंटरव्यू दिया था, कहीं ये सब उसकी वजह से तो नहीं हुआ? प्रमोद अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसे पता था कि वो खामखा इसके लिए खुद को ब्लेम कर रही है। इसीलिए प्रमोद ने कहा, बेटा अभी कुछ मत सोचो, पानी पियो और एक बार जाकर आराम से बैठो। ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। क्या तुमने इंटरनेट पर उसके खिलाफ आने वाले कमेंट्स पढ़े? ऐसा अगर लगातार किसी के साथ होता रहेगा तो वो इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा। वैसे भी तुम्हें तो पता है कि उसका सब कुछ इंटरनेट के सहारे ही चल रहा था, और जब इंसान कोई ऐसी चीज से लड़ रहा हो जिसका चेहरा वो ना देख पाए, तो उस लड़ाई में इंसान को ये भी समझ नहीं आता कि उसके साथ लड़ने वाली असली आदमी कौन है। तुमने जो कुछ भी इंटरव्यू में कहा था वो सब सामान्य था, उसमें तुमने उसे बदनाम नहीं किया। इतने में मोहिनी कुछ कहती, तभी प्रमोद ने अपने होठों पर उंगली लगाते हुए उसे चुप रहने के लिए कहा और प्रमिला की तरफ देखकर पूछा, क्या तुमने डॉक्टर को कॉल किया? इससे पहले प्रमिला कोई जवाब दे पाती, तभी मोहिनी कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी आज जो कुछ भी हुआ है उसका बिजनेस पर बड़ा असर पड़ने वाला है। मुझे समय पर ऑफिस पहुंचना होगा। मैं वादा करती हूँ मैं अपना ध्यान रखूंगी। इतना कहने के बाद मोहिनी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर उसने खुद को ठीक करने की कोशिश की। उसके बाद तैयार हुई और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। जाते जाते वो कार में तुषार के बारे में सोच रही थी, लेकिन उससे बड़ी समस्या उसके सामने ये थी कि अब वो अपने क्लाइंट्स को क्या जवाब देगी। उसे पता था कि ऑफिस जाने तक उसके लिए 1000 सवाल खड़े हो चुके होंगे और लोग उसके जवाब का इंतजार कर रहे होंगे। दूसरी तरफ अधीर ने भी सुबह उठते उठते ये खबर सुनी थी। वो समझ गया था कि मोहिनी कॉर्पोरेशन पर इसका गलत असर पड़ने वाला है, इसीलिए वो भी समय से ऑफिस के लिए निकल आया था। जैसे ही मोहिनी ऑफिस पहुंची, तभी नम्रता उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई। इससे पहले कि नम्रता कुछ कहती, मोहिनी ने उसकी तरफ हथेली दिखाते हुए कहा, नम्रता अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ और मुझे सांस लेने दो। मैं जानती हूँ कि आज ऑफिस में बहुत बड़ी उथल पुथल हुई है, मुझे पहले समझने दो। इतने में नम्रता वापस चली गई और उसने दीपांशु को फोन करके कहा, मैम को कुछ समय चाहिए। दीपांशु कहता है, यहाँ क्लाइंट हमें समय नहीं दे रहा है, एक बार सेल्स डिपार्टमेंट में आकर देखो, अफरा तफरी मची हुई है, सब लोग जवाब चाहते हैं, लोग तो हमें किलर साबित करने तक पर उतर आए हैं। नम्रता कहती है, अगर तुम इतनी सी बातों का जवाब नहीं दे सकते तो फिर तुम सेल्स डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हो? तुम मैनेजर हो और मैनेजर का काम संभालना होता है, वरना सेल तो बाकी के सेल्स गर्ल और सेल्स बॉयज भी कर लेते हैं। ये कहते हुए नम्रता ने फोन रख दिया। दूसरी तरफ अधीर जैसे ही ऑफिस पहुंचा और सीधा मोहिनी के केबिन में गया, केबिन का दरवाजा खोलते हुए वो अंदर चला गया और अधीर को इस तरह की हरकत करते हुए देख हैरान थे। लेकिन आज अधीर को किसी की परवाह नहीं थी। अंदर जाते ही वो कुर्सी पर बैठा और उसने मोहिनी से कहा, पहली बात ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है और दूसरी बात मेरी वजह से भी नहीं हुआ है, जो होना था वो हो गया। मोहिनी कहती है, अधीर मैं भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती, लेकिन अब आगे क्या करना है? तभी अधीर ने कहा, सबसे पहले तो मोहिनी कॉर्पोरेशन के लिए एक नई सेलिब्रिटी को ढूंढना पड़ेगा ताकि लोगों का फोकस डाइवर्ट हो सके
और दूसरी बात, अगर कोई क्लाइंट कंपनी के साथ इस वजह से डील तोड़ना चाहे तो बेझिझक उन्हें कहना कि वो दोबारा कंपनी की तरफ मुड़कर ना देखे। अगर वो करोड़ रुपए भी देंगे तो भी तुम उनसे डील साइन नहीं करोगी। इस बार तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मोहिनी कहती है, तुम्हें नहीं लगता हम इस तरह एरोगेंस दिखाकर अपने कस्टमर्स खो बैठेंगे? लोगों को भी लगेगा कि हम इमोशनली फैसला कर रहे हैं। इतने में अधीर ने कहा, इसे इमोशनली फैसला करना नहीं बल्कि इसे अपनी इज्जत करना कहते हैं। बिजनेस में कभी कभी क्लाइंट की सुननी पड़ती है और कभी कभी खुद की सुननी पड़ती है, इसीलिए इस बार तुम्हें अपने दिल की सुननी है। तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। दुनिया में रोज चीज बदलेगी, रोज लोग मरेंगे, पैदा होंगे, उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो और उसे तुम रोक भी नहीं सकती हो। जो तुम कर सकती थी उसका तुमने स्ट्रांगली स्टेटमेंट दे दिया। अब इसका किस पर क्या असर होने वाला है वो तुम्हें नहीं पता है, इसीलिए तुम्हें क्लाइंट को यही जवाब देना है कि तुम बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देती हो। उसके बाद भी अगर उन्हें बाहर की गॉसिप से मतलब है तो वो किसी और कंपनी को ढूंढ ले। अब मोहिनी समझ गई थी कि अधीर सही कह रहा है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसीलिए अधीर की बात पॉजिटिवली लेते हुए मोहिनी ने वही किया जो अधीर ने उसे करने के लिए कहा था। लेकिन मोहिनी के मन में अभी ये शंका थी कि वो अब आने वाले समय में कौन से सेलिब्रिटी को अप्रोच करेंगे। इतने में मोहिनी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि हम किस सेलिब्रिटी के पास जाएंगे? अधीर कहता है, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं एक कंपनी के पास जाऊंगा। उस कंपनी का नाम है शॉर्ट मीडिया एंटरटेनमेंट। अब तक हम सिंगल सेलिब्रिटी के पीछे भागते आए हैं। अगर आगे भी हमने यही गलती की तो हम लोगों की बेवकूफियत के शिकार हो जाएंगे। बेहतर होगा कि हम कंपनी के पास जाएं और वो अपने हिसाब से हमें समय समय पर अपने सेलिब्रिटी प्रोवाइड करते रहें। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसके फॉलोअर्स ऊपर जा रहे हैं और किसके डाउन हो रहे हैं। मोहिनी को अधीर का आइडिया अच्छा लगा। तभी मोहिनी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम कल जाकर उनसे बात कर लेना, यही सही रहेगा। अधीर कहता है, नहीं, मैं आज ही जाकर बात करूंगा क्योंकि कल तक में बहुत देर हो जाएगी और कल तक कई सारे सवाल उठ जाएंगे। हमें बहुत इमीडिएट एक्शन लेना होगा। इतना कहकर अधीर केबिन से बाहर आ गया और मोहिनी उसे देखती रही। मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि अगर अधीर नहीं होता तो वो किस पर भरोसा करती। साथ ही साथ तुषार की मौत उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तभी उसने नम्रता को अंदर केबिन में बुलाया। नम्रता केबिन में आई और उसने मोहिनी की बात सुने बिना उससे कहा, सेल्स डिपार्टमेंट में हड़कंप मची हुई है। इतने में मोहिनी ने कहा, सेल्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दे दो कि हम किसी कस्टमर की फालतू बकवास नहीं सुनेंगे। उनसे जेंटली बात करके कह देंगे कि अगर वो समय से होने वाले बदलाव की वजह से हमें काम नहीं देना चाहते हैं तो ना दे, लेकिन एक बात सबको याद दिलाना कि किसी के शब्दों में एरोगेंस नहीं होना चाहिए। नम्रता मोहिनी की बात समझ गई थी। आज पहली बार उसे मोहिनी का डिसीजन सही लग रहा था क्योंकि आज तक नम्रता ने मोहिनी को लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हुए और अपने बिजनेस के लिए खुद को बदलते हुए देखा था। आज मोहिनी लोगों को बदलने जा रही थी। नम्रता खुशी के साथ केबिन से बाहर आई और उसने ये इन्फॉर्मेशन दीपांशु को दी। दूसरी तरफ अधीर ने ऑफिस से बाहर निकलते ही एक नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजने लगी। तभी एक लड़के ने फोन उठाया और कहा, हेलो सर, मैं जीतेश बात कर रहा हूँ, शॉर्ट्स मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी से। आप बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अधीर ने कहा, मुझे आज विराट से मिलना है। मेरा नाम अधीर अग्रवाल है। क्या आप मेरी मीटिंग फिक्स करवा सकते हो? इतने में जीतेश ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन सी कंपनी की तरफ से बात कर रहे हैं? अधीर ने कहा, मैं अग्रवाल ग्रुप का लीडर हूँ और मोहिनी कॉर्पोरेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से क्लियरली विराज तक पहुँचा दी जाए तो बेहतर होगा। तभी जीतेश ने इस इन्फॉर्मेशन को नोट किया और अधीर को वेट करने के लिए कहा। फोन होल्ड में रखने के बाद जीतेश ने लंबी सांस ली और अपने बगल में बैठी हुई एक लेडी से कहा, क्या तुमने अग्रवाल ग्रुप के लीडर का नाम सुना है? वो लड़की कहती है, क्या मजाक कर रहे हो? इतनी बड़ी कंपनी के लीडर का नाम? इतना कहते ही वो चुप हो गई और उसने कहा, सॉरी, मैं नहीं जानती। जहां तक मुझे पता है वो कंपनी कोई औरत संभालती है। तभी जीतेश ने कहा, मुझे अभी एक आदमी का फोन आया है और वो कह रहा है कि वो अग्रवाल ग्रुप का लीडर है। उसका नाम अधीर अग्रवाल है। इतने में वो लेडी कहती है, आजकल इंटरनेट पर सब कुछ मिल जाता है, एक बार नाम डालकर देखो, सब पता चल जाएगा। तभी तुरंत जीतेश ने इंटरनेट पर ये नाम टाइप किया, लेकिन उसे इस नाम का कोई भी इंसान अग्रवाल ग्रुप से जुड़ा हुआ नजर नहीं आया। तभी जीतेश ने कहा, क्या मुझे इन्हें अपॉइंटमेंट देनी चाहिए? उस लेडी ने कहा,
हमारी कंपनी के ओनर सबसे मिलते हैं, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, बुला लो, आज दिन में सर की कोई मीटिंग भी नहीं है। जितेश ने फोन उठाया और अधीर से कहा, सर आप 2:30 बजे आ जाइए। क्या अधीर की विराज से मीटिंग हो पाएगी? क्या जितेश के शक की वजह से अधीर को बेइज्जती झेलनी पड़ेगी? क्या होगा जब अधीर शॉर्ट्स मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी में जाएगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए। सबके दिलों की धड़कन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कमरे में गर्मा गर्मी का माहौल था। एक तरफ अधीर अपनी शातिर मुस्कान लिए विराज को देख रहा था और दूसरी तरफ विराज अधीर की बातें सुन के आग बबूला हो उठा था। विराज को यकीन नहीं हो रहा था कि ये 2 कौड़ी का इंसान उसकी ही कंपनी में आकर उसकी कंपनी खरीदने की उसे धमकी देकर उसे बेइज्जत कैसे कर रहा था। विराज ने देखा कि अधीर के मुंह पर एक अजीब सा सुकून था। वो जानता था कि वैसे तो इस आदमी की कोई औकात नहीं है और इसकी सारी धमकी खोखली है, पर अधीर का कॉन्फिडेंस देखकर एक बार विराज को भी अपने ऊपर डाउट होने लगा। दूसरी तरफ अधीर विराज के ऑफिस में बैठकर अंगड़ाई ले रहा था। उसे देखकर विराज ने गुस्से में कहा, तू होता कौन है मुझे धमकी देने वाला? तेरे जैसे लोगों से आए दिन निपटता हूँ। तू इतना पिटेगा ना कि तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। मेरी ही कंपनी में आकर मुझे धमकी दे रहा है, निकल जा यहाँ से, इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी बुला लूं। विराज की नादानी भरी बातें सुनकर अधीर जोर जोर से हंसने लगा और उसने विराज से कहा, जितने तेरे पर है ना, ये अभी कट जाएंगे। तेरे अकाउंट में कुछ ही देर में पैसे आ जाएंगे, फिर ना तेरी ये शॉर्ट एंटरटेनमेंट कंपनी रहेगी और ना ही तेरी अकड़। अधीर जैसे ही विराज से ये सब बोलता है, उसी वक्त विराज के फोन की घंटी बजती है। घंटी सुनते ही विराज की सांसें तेज हो जाती हैं। वैसे तो उसे भरोसा था कि कोई ऐरा गैरा आकर उसकी कंपनी नहीं ले सकता। विराज ने तभी अपना फोन निकाला और जब देखा तो उसके खास दोस्त और मेंटोर निखिल का फोन था। उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। ये देखकर अधीर तुरंत बोल पड़ा, अरे उठा लो, कहीं ऐसा ना हो बाद में तुम्हें रिग्रेट हो, और ये फोन तुम्हें उठा लेना चाहिए था। अधीर की इतनी बेशर्मी विराज अब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो तुरंत अपने टेबल के पास रखे ऑफिस के फोन के पास गया और फोन उठाकर उसने नंबर 9 डायल किया। सामने सिक्योरिटी गार्ड था। सामने से आवाज आते ही विराज ने अधीर की तरफ देखकर फोन पर कहा, कम टू माय ऑफिस, यहाँ एक जानवर खुला घूम रहा है, उसे ठिकाने लगाना है। कहते ही उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अधीर की तरफ गुस्से से घूरने लगा। विराज की बात सुनते ही अधीर ने विराज को चिढ़ाते हुए कहा, अरे विराज जी, मैंने जितना सोचा था आप तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकले। खैर कोई बात नहीं, आपको इतनी तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपने सिक्योरिटी गार्ड से ना आने को कहिए, मैं खुद ही चला जाऊंगा। इतना कहकर अधीर अपनी चेयर से उठा और दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी उसने फिर मुस्कुराते हुए एक बार पलटकर विराज को देखा और कहा, तेरे फोन का इंतजार करूंगा। इतना कहकर अधीर वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में पूरे शहर में खबर फैल गई थी कि शॉर्ट्स एंटरटेनमेंट कंपनी बिक गई है। सारे बिजनेसमैन और न्यूज चैनल पर यह हॉट टॉपिक बन गया था। शॉर्ट्स एंटरटेनमेंट कंपनी के शेयर तेजी से गिर गए। किसी को नहीं मालूम था कि आखिर कंपनी खरीदी किसने। विराज को फोन पर फोन आ रहे थे, पर वो अधीर की बातों से थक चुका था और उसे किसी से बात करने का मन ही नहीं था। इसीलिए उसने अपना फोन साइलेंट कर दिया था, जिससे उसे किसी के भी फोन की आवाज न सुनाई दे। विराज पैदा तो मॉडर्न वर्ल्ड में हुआ था, लेकिन उसका दिल अभी भी 90s का था। उसने रेडियो पर पुराने किशोर कुमार के गाने लगाए और दुनिया की सारी चिंताएं भूलकर अपनी कुर्सी पर गाने गुनगुनाते हुए सो गया। वो झपकी ले ही रहा था कि तभी उसकी असिस्टेंट पूनम भागती हुई उसके केबिन की तरफ आई। उसने बिना नॉक किए दरवाजा खोला और जोर से चिल्लाई, सर। विराज तुरंत हड़बड़ाते हुए उठा और उसने देखा कि पूनम हाफ रही थी और उसके माथे पर पसीना था। वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। तभी उसने बिना सांस लिए विराज को कहा, सर, कंपनी बेचकर आप यहाँ आराम से बैठे हैं, वहां बाहर फोन पर फोन आ रहे हैं और मेन गेट पर विजिटर्स की लाइन लगी हुई है। विराज वैसे ही अभी नींद से उठा था। उसे पूनम की एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। उसने पूनम से कहा, क्या बकवास कर रही हो? मैंने किसी को कोई कंपनी नहीं बेची। तुमने कोई सपना तो नहीं देखा ना? इतना कहकर विराज हंसने लगा। पूनम ने अपना पैर जमीन पर पटका और विराज की टेबल पर लैपटॉप के पास रखे रिमोट को उठाकर केबिन में लगी टीवी ऑन की। विराज ने देखा कि सारे न्यूज चैनल्स पर खबर फैली थी कि उसकी कंपनी बिक चुकी है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने फोन उठाकर देखा तो उसमें 220 मिस्ड कॉल्स थे, करीब 100 के ऊपर मैसेजेस और अकाउंट में 20 करोड़ रुपए थे। विराज को लगा जैसे उसके साथ कोई बहुत भद्दा मजाक कर रहा था। वो झटके से अपनी कुर्सी से उठा। उसने आओ दिखा न ताओ और तुरंत निखिल को फोन मिलाया। निखिल के फोन उठाते ही उसने विराज की बात सुने बगैर ही बोलना शुरू कर दिया, कहाँ हो विराज तुम?
पिछले 1 घंटे से तुम्हें लगातार फोन कर रहा हूँ। मैंने सुना तुमने अग्रवाल ग्रुप के किसी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय की बेइज्जती कर दी। माना कि तुम्हारी कंपनी आसमान छू रही है, पर सक्सेस का इतना घमंड भी अच्छा नहीं है कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दो। तुमसे किसने कहा था ये सब करने को? गलती हो गई थी तो माफी मांगकर खत्म कर देते। अब ये जो भी रायता फैलाया है उसे साफ करो। कंपनी तो बची नहीं। अब अपनी जान बचाओ और ऑफिस से बाहर निकलो। मैं तुम्हें 1 घंटे बाद फोन करूंगा। इतना बोलकर निखिल ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। निखिल की बात सुनकर विराज ने पूनम को उसके डेस्क से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसके घर भिजवाने को कहा। पूनम के जाते ही निखिल ने अपनी टेबल से कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले, लॉकर में रखा, कैश एक बैग में भरा और कार की चाबी लेकर पीछे वाले दरवाजे से पार्किंग की तरफ निकल गया। उसे मालूम था कि बहुत सारे लोग और न्यूज रिपोर्टर्स मेन गेट पर मौजूद होंगे। वो बिना पूरी बात जाने कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता था। वो कार में बैठा और ऑफिस के लिए निकल गया। दूसरी तरफ अधीर शॉर्ट्स एंटरटेनमेंट कंपनी से सीधा अपने होटल रूम पर चला गया। उसे कई बार मोहिनी कॉर्पोरेशन से दीपांशु का कॉल आकर गया। उसने उसका एक भी कॉल नहीं उठाया। वो पहले ही बहुत थक चुका था और उसे अभी मोहिनी का काम करना था और कुछ लोगों को लाइन पर भी लाना था। उनमें से एक सुहाना थी और दूसरा विराज, जो काफी देर तक सोचता रहा कि ऐसा क्या खेल रचे कि एक तीर से 2 निशाने लग सके। वो ये सब सोच ही रहा था और तभी उसे नताशा का कॉल आया। उसका नताशा से बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, पर अपनी प्यारी बहन का फोन वो कैसे इग्नोर करता। फोन उठाते ही नताशा ने अधीर से कहा, तुमने इतना बड़ा डिसीजन अपने आप ले लिया। वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी चॉइस अच्छी है। शॉर्ट्स एंटरटेनमेंट कंपनी मार्केट में उभरती हुई कंपनी है। उसका जो प्रेसिडेंट है ना, विराज मेहता, वो बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। उसने फॉरेन से पढ़ाई की है, कई सारे फेमस एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटी दी है इंडस्ट्री को। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से अपने कंपनी के साथ इन्वॉल्व करूं या उसके साथ कोई बिजनेस डील साइन करूं। देखो, मुझे नहीं पता था तुम्हारा उसके साथ क्या झगड़ा हुआ है, पर मैं जानती हूं कि अगर तुमने उसकी कंपनी खरीदने का इतना बड़ा कदम उठाया है तो कुछ तो बात है। पर मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, पर यह सजेशन जरूर दूंगी कि विराज को कंपनी से मत निकालो। वो तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। अधीर चुपचाप नताशा की बात सुन रहा था। नताशा के बिजनेस सजेशंस हमेशा ही अच्छे और सोचे समझे हुए होते थे, इसीलिए वो आंख बंद करके नताशा की बात कर भरोसा कर सकता था। उसने नताशा से कहा, तुम ठीक कह रही हो, आइडिया बुरा नहीं है और वैसे भी उस बेचारे की ज्यादा कोई बड़ी गलती भी नहीं है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने नताशा से कहा, नताशा, तुम मुझे विराज का नंबर ट्रेस करके बता सकती हो कि वो अभी कहाँ पर है? नताशा ने उसे 2 मिनट रुकने को कहा। फिर वो हंसकर बोली, ये तो तुमसे सच में डर गया। वो मूर्थल में है। अधीर ने पूछा, वो मूर्थल में क्या कर रहा है? नताशा ने कुछ सोच कर कहा, मूर्थल में एक सीक्रेट फार्म हाउस है उसका। उसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं हैं। मैं तुम्हें उस जगह के कोऑर्डिनेट्स भेजती हूँ। नताशा ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अधीर ने एक प्लान बनाया कि वो एक प्राइवेट नंबर से सहाना को मैसेज करेगा, जिसमें वो उसे विराज के सीक्रेट फार्म हाउस पर बुलाएगा और उसे कंपनी के नए बॉस से मिलने और बिजनेस अपॉर्चुनिटी पाने का लालच देगा। वो जानता था कि सहाना अपने काम में अच्छी है। वो बस उसका घमंड तोड़ना चाहता था और वो ये भी चाहता था कि सहाना उसकी शर्तों पर मोहिनी कॉर्पोरेशन का काम करे। वहाँ दूसरी तरफ सहाना आराम से अपनी एक्सपेंसिव कुर्सी पर बैठकर अपनी नई पोस्ट के लिए वीडियो एडिट कर रही थी। तभी उसका मैनेजर विश्वास भागता हुआ सहाना के पास आया। उसने सहाना को बताया कि शॉर्ट्स एंटरटेनमेंट कंपनी, जिससे सहाना का सबसे ज्यादा बिजनेस आता था, वो कंपनी प्रेसिडेंट विराज ने अग्रवाल ग्रुप को बेच दी है। मैनेजर ने सहाना को ये भी बताया कि उसे डर है कि पिछले 2 महीनों की शॉर्ट्स एंटरटेनमेंट कंपनी की पेमेंट पेंडिंग है और उसे नहीं लगता कि अब वो पेमेंट होगी भी। ये बात सुनते ही सहाना ने कई बार विराज को फोन मिलाने की कोशिश की, पर उसने फोन नहीं उठाया। तभी सहाना ने अपने मैनेजर से कहा, उसकी ये मजाल कि वो सहाना का फोन ना उठाए। वो जानता है कि मैं कौन हूँ। अगर उसने मेरी बची हुई पेमेंट नहीं की तो उसका जितना नाम बचा है वो भी मैं मिट्टी में मिला दूंगी। सहाना ये बोल ही रही थी कि तभी उसके पर्सनल नंबर पर एक मैसेज आया। उसने फोन देखा। प्राइवेट नंबर से मैसेज था। उसमें लिखा था, अगर कंपनी के नए मालिक से मिलना है और शॉर्ट्स एंटरटेनमेंट कंपनी से बिजनेस चाहती हो तो इस पते पर 3:30 बजे आ जाओ। और नीचे मूर्थल के किसी फार्म हाउस का एड्रेस लिखा था। वो ये मैसेज अपने मैनेजर को दिखाती है। उसका मैनेजर शॉक्ड रह जाता है। पूछने पर वो सहाना को बताता है, मैम, ये तो विराज का फार्म हाउस का एड्रेस है, पर उसके अलावा इसके बारे में केवल 2 या 3 लोगों को ही पता है। ये सुनकर सहाना उससे पूछना चाहती थी कि फिर विश्वास कैसे इस फार्म हाउस के बारे में जानता था, पर अभी उसके सामने इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कंपनी बेचने के बाद किसी ने उसे मैसेज क्यों भेजा, और वो भी प्राइवेट नंबर से। उसने टाइम देखा तो 2 बज चुके थे।
उसने विश्वास को गाड़ी निकालने को कहा और वो टचअप करने अपने कमरे के अंदर चली गई। अधीर सहाना को आने के आधे घंटे पहले ही विराज के फार्म हाउस पर पहुंचा था। उसने गेट के ठीक सामने अपनी कार पार्क की और कार से उतरकर एक नजर विराज की प्रॉपर्टी पर डाली। वो फार्म हाउस की आर्किटेक्चर और कलर से काफी इम्प्रेस हुआ था। प्रॉपर्टी सीक्रेट लोकेशन पर थी तो काफी बड़ी थी। ये बात सोचकर ही उसे हंसी आ रही थी। उसने देखा कि गेट पर बैठा सिक्योरिटी गार्ड गायब था। दरवाजे के ठीक बाहर एक गन खड़ी थी। अधीर को लगा था कि शायद ये गन गार्ड ही छोड़कर गया है। उसने गन को नजरअंदाज किया और दरवाजे पर आकर डोरबेल बजाई। विराज अंदर सोफे पर बहुत टेंशन में बैठा निखिल के फोन का वेट कर रहा था। उसने जैसे ही डोरबेल सुनी उसे लगा कि निखिल आया है। वो भागता हुआ आया और उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही जब उसने अधीर को देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। विराज अधीर से कुछ पूछता उससे पहले ही अधीर ने उससे कहा, माई सेल्फ अधीर, न्यू ओनर ऑफ मेहता एंड सन्स। इतना कहकर अधीर फार्म हाउस के अंदर चला गया। विराज ने दरवाजे के बाहर दाएं बाएं देखा और वो भी दरवाजा बंद करके अधीर के पीछे चला गया। अधीर जाकर सोफे पर बैठ गया। विराज ने उसके बैठते ही उससे कहा, तुम हो कौन और अग्रवाल ग्रुप से तुम्हारा क्या संबंध है? अधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही अग्रवाल ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और मुझे नहीं लगता कि इतना सब हो जाने के बाद तुम्हें इस बात का कोई प्रूफ चाहिए। विराज ने शर्मिंदा होकर अपनी गर्दन नीचे झुका ली। उसने अधीर से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि तुम कौन हो। अधीर ने विराज से कहा, ये सब बात करने का मेरे पास वक्त नहीं है। अभी थोड़ी ही देर में आपकी इन्फ्लुएंसर सहाना जी भी यहाँ पर आ जाएंगी। ये सुनकर विराज भौचक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पहले अधीर और अब सहाना दोनों फार्म हाउस कैसे आए और उन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता था। पर अधीर से पूछने की हिम्मत विराज में नहीं थी। वो अब एक भी बात से अधीर को ऑफेंड नहीं करना चाहता था। विराज की चुप्पी देखकर अधीर ने उससे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम कंपनी के मेजर शेयर्स खरीद लो। तुम इंटेलिजेंट हो और आगे जाकर हमारे काम आ सकते हो। वैसे भी मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम एक बिजनेसमैन हो और एक दूसरा बिजनेसमैन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें वो दूं जो तुम डिजर्व करते हो। तुम्हारे नाम से मैंने शॉर्ट्स एंटरटेनमेंट कंपनी के कुछ शेयर्स खरीद लिए हैं। वो तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में दिख जाएंगे। विराज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसा सौदा हुआ। 20 करोड़ रुपए और कंपनी के शेयर्स। भले ही कंपनी हाथ से गई मगर उसने सोचा कि कुछ नहीं तो कुछ सही। पर उसका दिमाग अधीर की एक बात पर अटका था, तुम हमारे काम आ सकते हो। आखिर अधीर विराज से क्या काम करवाना चाहता था? क्या निखिल विराज को शेयर लेने देगा? सहाना को जब नए मालिक के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? क्या विराज के शेयर्स लेने के पीछे अधीर ने बिछाया है कोई जाल? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विराज बहुत असमंजस में था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी के मालिक से बदतमीजी से बात करने के बाद भी वो उसे कंपनी के शेयर और कंपनी बेचने की अच्छी प्राइस दे रहा था। विराज जानता था कि अगर अधीर इतना सब कुछ कर रहा था तो इसका मतलब उसे फ्यूचर में उसकी कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। विराज अधीर की पावर से पहले ही घबरा चुका था। वो नहीं चाहता था कि आगे जाकर अगर वो कोई कीमत ना चुका पाए तो अधीर उसे कोई नुकसान पहुंचा सके। इसीलिए उसने हिम्मत करके अधीर से पूछा, तुम मुझे ये शेयर्स क्यों दे रहे हो? मैं नहीं चाहता कि आगे जाकर तुम मुझे कोई काम दो और अगर मैं आगे जाकर नहीं कर पाया तो तुम मुझसे ये सब छीन लो। मैं किसी शर्त पर तुमसे ये सब नहीं ले सकता। अधीर विराज की बात सुनकर हंसा और उसने विराज से कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे पास कोई चॉइस है? अपनी मुंह की पेटी बंद रखो और जितना कहा जा रहा है उतना करो। और हाँ, अभी थोड़ी देर में ही तुम्हारी वो फेमस इंटरनेट सेलिब्रिटी सहाना यहाँ पर आ जाएगी। ध्यान रहे कि उसे ये पता ना चले कि मैं अग्रवाल ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और सिर्फ उसे ही नहीं, किसी को भी ये बात नहीं पता चलना चाहिए। अधीर थोड़ा रुक कर कहता है, निखिल को भी नहीं। निखिल का नाम सुनते ही विराज के हाथ पैर फूल गए। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर अधीर उसका पूरा बायोडेटा कैसे जानता था। विराज ने अपना सर झुका लिया। अधीर ने विराज से कहा, इससे पहले कि सहाना यहाँ आए तो मुझे कंपनी के पेपर्स ला कर दो। विराज ने कंपनी से निकलते वक्त कंपनी के सारे पेपर्स अपने साथ ले लिए थे और फार्म हाउस में अपने बेडरूम में संभाल कर रख दिए थे। अधीर की बात सुनते ही वो अपने बेडरूम में पेपर्स लेने चला गया। वैसे भी अधीर की बात सुनने के अलावा अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। वहां दूसरी ओर सुहाना अपने मैनेजर के साथ फार्म हाउस के गेट पर पहुंच गई और उसने कार का कांच खोला और अपना चश्मा नाक पर अटका के फार्म हाउस को देखने लगी। इतना लेविश फार्म हाउस देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैनेजर विश्वास ने सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा। वो अपने ऑफिस में झपकी ले रही थी। विश्वास ने उसे चिल्लाकर आवाज लगाई तो वो हड़बड़ा कर उठा और उसने डर कर विश्वास को सलाम किया।
विश्वास ने उसे चुटकी बजाकर गेट खोलने का इशारा किया। गार्ड भागता हुआ आया और गेट खोलने लगा। ड्राइवर ने गाड़ी अंदर ली और मैनेजर ने सहाना के लिए दरवाजा खोला। सहाना जैसे ही गाड़ी से उतरी, उसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड का मुंह खुला का खुला रह गया। सहाना का रेड ड्रेस और हाई हील्स उसके परफेक्ट फिगर को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। मैनेजर ने कार में से उसका गोल्डन चेन वाला ब्रांडेड ब्लैक पर्स निकाला और सहाना को दे दिया। पर्स लेते ही सहाना ने मैनेजर से कहा, विश्वास तुम यहीं रुको, मैसेज मेरे पर्सनल नंबर पर आया था। मैं चाहती हूँ कि मैं अकेले इस आदमी से निपटूं, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर और कोई एम्प्लॉय नजर क्यों नहीं आ रहा है। कहीं किसी ने मुझे अकेले तो नहीं बुलाया? अगर ये सब कुछ मजाक हुआ ना, तो मैं इस मजाक करने वाले का कचुम्बर बना दूंगी। सुहाना को अपनी कही बात से थोड़ा डर लगने लगा था। आखिर कोई उसे इतनी दूर फार्म हाउस पर अकेले क्यों बुलाएगा? कहीं कोई उसका गलत फायदा तो नहीं उठाना चाहता। इतने में विश्वास सहाना से कहता है, मैम आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। अगले 15 मिनट में आपको एक मैसेज करूंगा। उस मैसेज पर आप एक स्माइली भेज देना तो मैं समझ जाऊंगा कि सब ठीक है। और अगर 20 मिनट तक आपका रिप्लाई नहीं आया तो मैं अंदर आ जाऊंगा। मैनेजर की बात सुनकर सुहाना को रिलीफ मिला, पर उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि मैनेजर ने उसका डर सूंघ लिया था। उसने मैनेजर से कहा, मैं तो फेमस सहाना हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये 2 कौड़ी का विराज, इसे तो मैंने कितने कस्टमर्स लाके दिए हैं। आज शॉर्ट्स एंटरटेनमेंट जो भी है वो मेरी बदौलत है। इस शहर के आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स सिर्फ इसीलिए चलते हैं क्योंकि सहाना उन्हें सपोर्ट करती है। मेरे फॉलोअर्स जानते हो ना कितने हैं और मेरे पीछे कितने पागल हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे फैंस मुझे नुकसान पहुंचाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सहाना कोई छोटी चीज नहीं है। इतना कहकर सहाना ने अपने कंधे से हवा में बाल झटकाए और अपनी अदाएं और एटीट्यूड लिए फार्म हाउस के गेट की तरफ चली गई। उसने देखा कि मेन डोर के ठीक सामने एक कार खड़ी थी और दरवाजे के पास एक गन रखी थी। सहाना सोच में पड़ गई कि आखिर इतने बड़े आलिशान घर का मालिक इतनी लोकल और सस्ती कार क्यों यूज कर रहा था। उसने दरवाजे के करीब आकर डोरबेल बजाई। वहां विराज कमरे में अकेला बैठा था। डोरबेल बजते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अधीर समझ गया था कि सहाना आ चुकी है। वहां खड़ा हुआ और उसने दरवाजा खोला। उसे देखकर सहाना हैरान रह गई। वो अधीर को देखते ही पहचान गई थी कि ये वही आदमी है जो उसके पास 2 टके का काम लेकर आया था और अपने आप को कहीं का तुर्रम खा समझ रहा था। सहाना को बस ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर ये फार्म हाउस विराज का है तो ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। उसे चिढ़ाते हुए अपने ही अंदाज में सहाना ने उससे कहा, क्या तुम्हें सहाना इतनी पसंद आ गई जो उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए? याद नहीं क्या तुम्हारी कितनी बेइज्जती हुई थी जब तुम्हें मेरे घर पर वेट करना पड़ा था, फिर भी अपना मुंह उठाकर यहाँ पर आ गए। विराज से सिफारिश करने आए थे क्या, या कंप्लेंट? याद रखो, इस कंपनी की मेरे बगैर कोई औकात नहीं है और विराज को मैंने जितना पैसा कमा कर दिया है उसके बाद तो उसे मुझे कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। अधीर सहाना की बात चुपचाप सुन रहा था। उसने सहाना की बात सुनने के बाद लंबी सांस लेकर उससे कहा, कितना घमंड है ना तुम्हें अपनी फेम पर। मैंने सोचा था तुम्हारे पास जितनी फेम है उतना ही दिमाग भी होगा, पर तुम तो बेवकूफ निकली। खैर, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर इतना जान लो कि जो काम तुमने आज रिजेक्ट किया था उसकी एक दिन भीख मांगती हुई तुम मेरे पास आओगी। अधीर की बात सुनते ही सुहाना जोर जोर से हंसने लगी और उसने अधीर से कहा, मैं और भीख? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? सहाना किसी से भीख नहीं मांगती। मैंने कई सारे पावरफुल फैंस और दोस्त हैं। तुम्हारी जरूरत मुझे कभी नहीं पड़ेगी। अधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आई विश मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती, पर क्या करे, कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वहां दूसरी तरफ विराज कमरे में पेपर्स निकाल रहा था। तभी उसे निखिल का फोन आया। उसने स्क्रीन पर निखिल का नाम देखते ही फोन उठा लिया। निखिल के हेलो बोलते ही विराज ने उसे एक सांस में सारी बात बता दी। विराज ने निखिल से कहा, निखिल, यहाँ बहुत बड़ा पंगा हो गया है। मैंने जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी और उसकी वजह से ही मेरी कंपनी मेरे हाथ से चली गई। पर वो नया बॉस अच्छा है, उसने मुझे कंपनी के 20 करोड़ कीमत दी और मेजर शेयर्स भी। विराज की बात सुनकर निखिल को बहुत अजीब लगा। उसने विराज से पूछा, ये नए मालिक का नाम क्या है और वो तुझे शेयर्स क्यों दे रहा है? विराज ने निखिल से कहा, मैं तुझे अभी नहीं बता सकता कि नया बॉस कौन है, पर हाँ, ये शेयर्स वाली बात मुझे भी कुछ जमी नहीं। विराज और निखिल चड्डी बड्डीज थे और आज तक दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाई थी। आज विराज उससे इतना बड़ा सच छुपा रहा था और इस बात से निखिल को दाल में कुछ काला लगा। उसने फिर से विराज को एडवांस देते हुए कहा, जरूर वो इसके बदले तुमसे कोई अपना काम निकालेगा। वैसे अभी अगर किसी को पता चला कि कंपनी छिन जाने के बाद भी तेरे पास शेयर्स हैं तो लोग तुझ पर हंसेंगे।
इसीलिए थोड़े टाइम के लिए वो शेयर्स तू मुझे बेच दे, सही वक्त पर मैं तुझे लौटा दूंगा। और प्लीज इस बात से मना मत करना, मैं नहीं चाहता कि तुझे कोई नुकसान पहुंचाए। निखिल की बात सुनते ही विराज ने निखिल को शेयर ट्रांसफर कर दिए और उसने निखिल से पूछा, यार बाहर लोग मेरे बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं, मेरी बहुत खिल्ली उड़ रही होगी ना, मेरे क्लाइंट्स को तो झटका ही लग गया होगा, पता नहीं दुनिया को कैसे फेस करूंगा। विराज की आवाज में उदासी सुन निहाल ने विराज से कहा, अरे तू चिंता मत कर, मैंने सब सोच रखा है। तुझे बस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव जाकर सबको ये बताना है कि कंपनी के प्रॉफिट और बेनिफिट के लिए कंपनी को बेचना जरूरी था, और इसीलिए कंपनी के प्रेसिडेंट होने के नाते तेरी ये जिम्मेदारी थी कि तू वो करे जिससे कंपनी का भला हो। साथ ही साथ तुझे अपने क्लाइंट्स को भरोसा दिलाना होगा कि कंपनी ने अभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ा है, और जो नया बॉस है वो उतना ही स्मार्ट और समझदार है, ये भी तुझे उन्हें बताना होगा। इस तरह तुम मीडिया के सवाल जवाब से बच जाओगे और तुम्हारी बात भी लोगों तक पहुंच जाएगी, और इस वीडियो को वायरल करने का काम मेरा। उसने निखिल को शुक्रिया अदा करके फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। निखिल का फोन रखते ही विराज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव गया और उसने अपने फॉलोअर्स से कहा, हेलो गाइस, मैं जानता हूँ आप सब कंपनी को बेचने की न्यूज से बहुत परेशान हैं। कई लोग मेरे ऑफिस के बाहर भी लाइन लगाकर खड़े थे। मैं आप सबसे पहले बात नहीं कर पाया, इस बात की माफी चाहता हूँ। आज तक आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, वही भरोसे की उम्मीद अभी मैं भी आपसे करता हूँ। कंपनी बिकने की न्यूज सही है, कंपनी को एक नए लीडर और डिफरेंट आइडिया की जरूरत थी, इसीलिए ये डिसीजन कंपनी के फायदे के लिए लिया गया। और जो कंपनी का नया बॉस है वो उतना ही स्मार्ट और उतने ही अच्छे बिजनेस एक्यूमेन वाला है। आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर है, हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होगी, और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि शॉर्ट्स एंटरटेनमेंट उनके साथ पहले की तरह ही एक बिजनेस फैमिली की तरह रहेगी। आप सभी के साथ और सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद। इतना कहकर निखिल ने लाइव बंद किया और अधीर के पास चला गया। यहाँ अधीर और सहाना की उधेड़ बुन चल रही थी, और तभी पीछे से विराज आया और उसने देखा कि सहाना आ गई है और वो अधीर के साथ दरवाजे पर खड़े होकर बात कर रही थी। तभी उसने उन दोनों को अंदर बुलाया और तीनों हॉल में आकर बैठ गए। विराज नहीं जानता था कि सहाना और अधीर एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं। विराज ने अधीर को इंट्रोड्यूस करते हुए सहाना से कहा, सहाना इनसे मिलिए, ये शॉर्ट्स एंटरटेनमेंट कंपनी के नए मालिक हैं, अधीर। ये सुनकर सहाना को बहुत बड़ा धक्का लगा और उसने विराज की तरफ देखकर कहा, ये दो कौड़ी का इंसान इस कंपनी का मालिक? क्या हुआ विराज, तुम्हारा दिवाला निकल गया क्या, जो अपनी कंपनी इसे दे रहे हो? सहाना की बात सुनकर अधीर शॉक्ड रह गया। विराज समझ गया कि सुनने के बाद अधीर सहाना को माफ नहीं करेगा। वो सहाना के लिए बुरा फील कर रहा था, क्योंकि सहाना नहीं जानती थी कि अधीर अग्रवाल ग्रुप का प्रेसिडेंट है। तभी अधीर बोल पड़ा, जी हाँ सहाना जी, मैं इस कंपनी का और आपका नया बॉस हूँ, और इस कंपनी के बेनिफिट के लिए ही ये सही होगा कि आप इस कंपनी में ना रहे। आप जैसे एरोगेंट एम्प्लॉय की इस कंपनी को कोई जरूरत नहीं है। इंसान कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर उसमें घमंड होता है तो वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। एंड इट्स हाई टाइम कि आपको ये बात समझ आ जाए। अधीर की बात सुनकर सहाना हंस दिया और उसने अधीर से कहा, तुम मुझे क्या फायर करोगे, मैं खुद ही ये कंपनी छोड़ती हूँ। तुम्हें अपनी इस गलती का एहसास जल्द ही होगा जब तुम्हारे सारे क्लाइंट्स इस कंपनी को छोड़ देंगे, क्योंकि वो इस कंपनी में सिर्फ मेरी वजह से जुड़े हैं। तुम्हें सहाना की पावर का कोई अंदाजा नहीं है। तुम मुझे कह रहे थे ना कि मैं तुमसे काम की भीख मांगूंगी, देखते जाओ आने वाले कुछ दिनों में कैसे तकदीर बदलती है। इतना कहकर सहाना ने मुंह टेढ़ा कर लिया। अधीर और सहाना की बात सुनकर विराज ने अधीर से कहा, सहाना सही कह रही है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स कंपनी में सिर्फ सहाना की वजह से जुड़े हुए हैं। उसे कंपनी से निकालना एक बहुत गलत डिसीजन होगा, अपनी बर्बादी हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे निकालना चाहिए। क्या विराज अधीर को मना पाएगा? क्या अधीर सुहाना को कंपनी से निकाल देगा? क्या सुहाना को अधीर की सच्चाई पता चलेगी? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए। सबके दिलों की धड़कन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विराज की बात सुनकर भी अधीर उसे अनसुना कर देता है। वो अपनी बात पर टस से मस नहीं हुआ और उसने तय कर लिया कि सहाना अब शॉर्ट्स एंटरटेनमेंट के लिए काम नहीं करेगी। अधीर की बात सुनकर विराज और सहाना दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा। सहाना अब उस कमरे में एक सेकंड भी नहीं बैठ सकती थी जहां उसकी इतनी बेइज्जती हुई हो। वो उठी और जमीन पर पैर मारते हुए गुस्से में फार्म हाउस से बाहर चली गई। सहाना के जाते ही अधीर ने अपने प्राइवेट नंबर से सहाना के मैनेजर की पूरी टीम को मैसेज करके मोटी सैलरी और इंसेंटिव का लालच दिया। उसकी बस एक ही शर्त थी कि ये सभी लोग सहाना के साथ काम ना करें। उसका ऐसा मानना था कि ऐसे में सहाना अकेले पड़ जाएगी और उसे कहीं भी काम नहीं मिलेगा।
हार मानकर उसे अधीर के पास काम मांगने आना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ सहाना जैसे ही बाहर निकली तो उसे अपनी कार और मैनेजर दोनों ही कहीं नजर नहीं आए। वो पहले ही गुस्से से उबल रही थी और कार न देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने बार बार अपने मैनेजर और ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश की, पर वो दोनों फोन ही नहीं उठा रहे थे। तभी अधीर बाहर आया और उसने देखा कि सहाना की कार उसे लिए बिना ही जा चुकी थी। उसने सहाना को नीचा दिखाते हुए कहा, ओह सहाना, क्या हुआ? आपकी कार नहीं दिख रही? वैसे मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता था, पर मेरी सस्ती कार में बैठने से तुम्हारा स्टैंडर्ड गिर जाएगा। लगता है मैं शनि बनकर तुम्हारी जिंदगी में आया हूँ। पहले जॉब गई और अब कार और मैनेजर भी। कहीं ऐसा ना हो कि अपने घमंड के चक्कर में कंगाल हो जाओ। अधीर की बात सुनकर सहाना का मुंह लाल हो गया था। उसने दरवाजे पर रखी बंदूक अपने हाथ में उठाई और अधीर से कहा, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो और मैं इस बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारी छाती में उतार दूं, यहाँ से तुरंत रफा दफा हो जाओ। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम्हारे जैसे 10 कंपनी में खुद अकेले खोल सकती हूँ। सहाना इससे आगे कुछ नहीं कह पाती। उससे पहले ही अधीर उसे देखकर मुस्कुराया और अपनी उंगली में चाबी घुमाते हुए कार की तरफ निकल गया। वहां दूसरी तरफ मोहिनी कॉर्पोरेशन में बैठी मोहिनी चिंता में थी। दिन तेजी से निकल रहे थे और अभी तक मोहिनी कॉर्पोरेशन को कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर नहीं मिला था। अगर जल्द ही कंपनी को कोई इन्फ्लुएंसर नहीं मिला तो कई सारे ऑर्डर्स उनके हाथ से निकल सकते थे। ये सोचते हुए मोहिनी ने अधीर को फोन लगाया। अधीर फार्म हाउस से कार चलाते हुए होटल रूम की तरफ जा रहा था। उसने देखा कि उसे मोहिनी का कॉल आ रहा था। उसने गाड़ी एक टर्न पर रोकी और फोन उठाया। फोन उठाते ही मोहिनी ने अधीर से कहा, कहाँ हो अधीर तुम? 2 दिन हो गए, तुम ऑफिस नहीं आए हो, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया। माना कि तुम अग्रवाल ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मोहिनी कॉर्पोरेशन के वर्क एथिक्स को रिस्पेक्ट ना करो। अधीर जानता था कि मोहिनी अपने काम और एम्प्लॉयज को लेकर बहुत सिंसियर थी। उनके बीच में रिश्ते में भले ही खटास हो, लेकिन अधीर को मोहिनी की ये बात बहुत अच्छी लगती थी। अधीर कुछ कहता उससे पहले ही मोहिनी को बुरा लगा और वो फिर से अधीर को खरी खोटी सुनाने लगी। उसने तभी सब्जेक्ट बदलते हुए कहा, चलो छोड़ो, अगली बार से ध्यान रखना। वैसे मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल किया था कि वो इन्फ्लुएंसर वाले काम का तुम्हारा कोई अपडेट नहीं आया। देखो, मैं जानती हूँ कि काम थोड़ा मुश्किल है, पर हमें जल्दी से जल्दी कोई इन्फ्लुएंसर ढूंढना होगा, वरना कंपनी को बहुत लॉस हो सकता है। मोहिनी की बात सुनकर अधीर ने मोहिनी से कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे इन्फ्लुएंसर मिल गई है। बस मुझे थोड़ा टाइम और दो। मुझे एक छोटा सा काम निपटाना है और जल्द ही वो इन्फ्लुएंसर हमारे लिए काम करेगी। अधीर की बात सुनकर मोहिनी को रिलीफ फील हुआ। उसने अधीर से सांस छोड़ते हुए कहा, तुमने मेरा एक बहुत बड़ा टेंशन दूर कर दिया, थैंक यू। वैसे उस इन्फ्लुएंसर का नाम क्या है? अधीर ने कार टर्न करते हुए कहा, वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, जब वो ऑफिस आएगी तब मिल लेना। इतना कहकर अधीर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहां दूसरी तरफ सहाना एक लोकल बस में बैठकर जैसे तैसे गुस्से से अपने घर तक पहुंची। घर जाकर उसने देखा कि उसकी कार उसके घर के सामने पार्क थी। उसने अंदर आते ही सबसे पहले शार लिया और फिर खुद को वैलिडेट करने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट पर 5 सेकंड में 10 लाख लाइक आ गए थे। अब उसे बेहतर लग रहा था। उसने देखा कि तभी उसे मैनेजर से मैसेज आया कि वो अब सहाना के लिए काम नहीं कर सकता। उसी वक्त उसे एक साथ कई सारे नोटिफिकेशन आए। उसके सभी टीम मेंबर्स ने उसे मैसेज करके बताया था कि अब वो उसके साथ काम नहीं कर सकते। उसे गुस्सा भी आ रहा था और बहुत दुख भी हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक साथ कैसे उसकी पूरी टीम ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया था। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को मोटिवेट करते हुए कहा, यह जरूर उस इडियट अधीर का काम है। बड़ा होशियार समझता है खुद को। उसे क्या लगता है मेरे लोग अपनी तरफ कर लेगा तो मैं उस भिखारी के पास काम मांगने जाऊंगी? कभी नहीं। वो जानता नहीं है मेरी सक्सेस लोगों की वजह से नहीं बल्कि मेरे टैलेंट की वजह से है। और आज ये लोग जो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते, एक दिन झोली फैलाकर काम मांगने आएंगे, फिर होगा सारा हिसाब बराबर। इतना कहकर उसने लाइट बंद की और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। अगले दिन उसने कई लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सबका यही कहना था कि उन्हें एक प्राइवेट नंबर से मैसेज आया है और वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अधीर के मन में होटल रूम में बैठे हुए लड्डू फूट रहे थे। उसका मैसेज पढ़ के सहाना के सारे कॉन्टैक्ट्स ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया था और कोई कंपनी भी उसे काम देने को तैयार नहीं थी। उसे भरोसा था कि जल्द ही सहाना उसे काम मांगते हुए कॉल करेगी। अगले दिन सहाना ने मोहिनी कॉर्पोरेशन जाने का सोचा। आखिरकार सहाना ने वही किया जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी जिंदगी में एक ही रूल बनाया था कि वो कभी किसी के सामने नहीं झुकेगी, लेकिन आज उसे अधीर के सामने झुकना पड़ेगा। ये बात उसे अच्छी तरह से पता थी।
जिस दिन सहाना को अपनी सोशल मीडिया अकाउंट में 1 लाख फॉलोअर नजर आए थे, वो दिन था और आज का दिन था। उसने कभी पलट कर नहीं देखा, किसी भी इंसान से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज उसे ये काम करना ही था। सहाना ने अपना वार्डरोब खोला और उसमें से अपना बेस्ट ड्रेस निकालने की कोशिश की। बहुत पहले सहाना ने कहीं सुना था कि अगर आदमी औरत की बातों से इम्प्रेस ना हो तो उसे एक औरत अपने अटायर से इम्प्रेस कर सकती है। यही सोचकर सहाना ने एक मिनी स्कर्ट निकाली और व्हाइट कलर की शर्ट पहनी, जिसके ऊपर से 2 बटन खुले हुए थे। इतना करते ही उसने तुरंत अधीर के नंबर पर फोन किया और उससे अपॉइंटमेंट मांगी। हालांकि आसानी से अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही थी, लेकिन फिर सहाना ने एक लंबा चौड़ा अपॉलॉजी नोट भेजकर अपॉइंटमेंट की गुहार लगाई, लेकिन अधीर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जब वो तैयार होकर बाहर आई तो उसने प्राइवेट कार बुक करने के बारे में सोचा और काफी देर तक वो प्राइवेट टैक्सी एप्लीकेशन में अप्लाई करती रही, लेकिन उसे कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं मिल रहा था और कोई भी टैक्सी गुड़गांव से 12 खंबा जाने के लिए रेडी नहीं हो रही थी। अगर सहाना को स्टेटस का इशू नहीं होता तो वो मेट्रो से भी चली जाती। साथ ही वो ये भी सोच रही थी कि अगर किसी के पास कार नहीं होती तो वो कैसे आता जाता होगा। आखिरकार सहाना ने एक ऑटो वाले को पकड़ा और उसे एड्रेस बताते हुए 12 खंबा चलने के लिए कहा। हालांकि वो मान गया था, फिर भी सहाना को डर भी लग रहा था। पूरे रास्ते वो यही सोचती रही कि अधीर से मिलकर क्या करेगी। मोहिनी कॉर्पोरेशन पहुंचते ही उसने ड्राइवर को पैसे दिए और ऑफिस की तरफ बढ़ गई। उसने देखा कि वहां पर किसी आम ऑफिस की तरह ही काम हो रहा था। सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे। तभी नम्रता की नजर सहाना पर पड़ी। वो जानती थी कि ये फेमस इन्फ्लुएंसर सहाना है। उसे देखकर नम्रता भागती हुई उसके पास आई और उसने सहाना से कहा, अरे सहाना जी, आप यहाँ हमारे ऑफिस में? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सहाना ने नम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। एक्चुअली मैं अधीर जी से मिलना चाहती थी। उनका ऑफिस किस तरफ है? नम्रता अधीर का नाम सुनकर चुप हो गई। फिर उसने सहाना को बाहर बैठने को कहा और वो एक्साइटेड होकर सीधा मोहिनी के केबिन में चली गई। मोहिनी अपना कुछ काम कर रही थी, पर नम्रता खुद को रोक नहीं पाई और उसने मोहिनी से कहा, मैम, आप सोच भी नहीं सकती कि हमारे ऑफिस में कौन आया है, द फेमस सहाना। मोहिनी ने सहाना का नाम आज से पहले नहीं सुना था, क्योंकि वो सोशल मीडिया ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती थी। मोहिनी कंफ्यूज थी और इसीलिए उसने नम्रता से पूछा, ये सहाना कौन है? नम्रता हंसते हुए कह दिया, अरे मैम, सहाना एक बहुत फेमस इंटरनेट सेलिब्रिटी है। नम्रता सहाना की तारीफों के पुल बांध रही थी और मोहिनी चुपचाप सुन रही थी। तभी मोहिनी का ध्यान नम्रता की बातों पर गया और उसने नम्रता को रोक कर पूछा, क्या कहा तुमने? अधीर? क्या? नम्रता ने मोहिनी से कहा, मैम, वो अधीर सर से मिलने आई है। ये सुनकर मोहिनी को लगा कि शायद अधीर इस इन्फ्लुएंसर की ही उस दिन फोन पर बात कर रहा होगा, पर मोहिनी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की अधीर से मिलने क्यों आई थी। उसने नम्रता को कहा कि वो सहाना को अधीर के केबिन में ले जाए। ये सुनकर नम्रता मुस्कुराते हुए केबिन से बाहर चली गई। नम्रता उसे अधीर के केबिन की तरफ लेकर गई थी। उसे बाहर रुकने का इशारा किया। नम्रता काफी एक्साइटेड थी और उसने जैसे ही अधीर को सहाना के बारे में बताया तो अधीर ने उसे बीच में रोक दिया और नम्रता से कहा कि वो सहाना को बाहर इंतजार करने को कहे। 4 घंटे बीत गए, पर अधीर ने सहाना को अंदर नहीं बुलाया। 4 घंटे बाद अधीर ने सहाना को अंदर आने का इशारा किया। जैसे ही सहाना अंदर गई, अधीर ने उसे कुर्सी पर बैठने तक के लिए नहीं कहा। वो कुछ देर तक वहीं बगल में खड़ी रही। अधीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो सेलिब्रिटी जी, आपको मालूम चला कि आखिर बेमतलब किसी का इंतजार करना कैसा लगता है? सहाना को देखकर साफ पता चल रहा था कि खड़े रहने की वजह से उसे डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है। इसलिए अधीर कहता है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, कुर्सी बैठने के लिए ही रखी है, तुम बैठ सकती हो। सहाना ने बैठते हुए अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखने की कोशिश की और कहा, थैंक यू सो मच। साथ ही मैं उस दिन के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। इतने में अधीर ने कहा, अब शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, आगे से ध्यान रखना। इतने में सहाना कहती है, जो पीछे हुआ वो बीत गया, अब तो हमारी कंपनी भी जा चुकी है, सबको कुछ ना कुछ लॉस जरूर हुआ है, बस इसे मेरी पहली गलती की सजा मानकर माफ कर दीजिए और बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। तभी अधीर कहता है, मदद तो अब मैं आपकी करूंगा। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि तुम हमेशा लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करो। सहाना कहती है, अगर मुझे पता होता कि आप अग्रवाल ग्रुप के लीडर हैं तो ऐसी गलती मैं कभी नहीं करती। आइंदा से इस बात को ध्यान रखूंगी। अधीर कहता है, तुम भूल रही हो, मैंने कहा कि लोगों के साथ। मैं यहाँ किसी बड़ी कंपनी और उसके ओनर की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें एक आम इंसान के साथ इंसानों जैसा ही व्यवहार करना होगा। सहाना ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गई हूँ, तो मैं समझूं कि आपने मुझे माफ कर दिया? अधीर ने कहा, अब तुम जा सकती हो। ये सुनते ही सहाना उठी और अधीर के केबिन से बाहर चली गई।
तभी अधीर ने उसके जाते ही अपना फोन उठाया और विराज को फोन किया और उसने कहा, अग्रवाल ग्रुप के साथ सहाना का एक कॉन्ट्रैक्ट रेडी करो, उसके क्लॉज में तुम्हें भेज रहा हूँ और सब उसमें ऐड कर देना, और सहाना को कह दो कि वो शाम को आकर अपना एग्रीमेंट साइन करके जाए, तब तक मैं भी ऑफिस पहुंच जाऊंगा। कुछ ही देर बाद अधीर भी उसके पीछे पीछे वहां से निकल गया। शाम होने को आई थी। अधीर के फोन की घंटी बजने लगी। अधीर ने जैसे ही फोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो ये मोहिनी का कॉल था। अधीर ने फोन उठाया और हेलो कहा। तभी मोहिनी कहती है, धन्यवाद के तौर पर मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे? वैसे तो अधीर मोहिनी को मना करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, मोहिनी कहती है, मैंने तुम्हारा पूरा स्केड्यूल चेक कर लिया है, मुझे पता है तुम किसी और के साथ कहीं नहीं जाने वाले हो, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ। और हाँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिनर के लिए तुम्हें मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही अधीर ने हामी भरी और मोहिनी ने धन्यवाद कहते हुए फोन रखने से पहले कहा, ठीक है तो तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगी। अधीर कहता है, हम कोई डेट पर नहीं जा रहे, इसीलिए तुम चाहो तो मुझे एड्रेस भी भेज सकती हो, मैं सीधा वेन्यू पर पहुंच जाऊंगा। क्या मोहिनी और अधीर डिनर के लिए जा पाएंगे? क्या मोहिनी अधीर के सामने अपने दिल की चल रही हलचल को छुपा पाएगी? आखिर डिनर पर इनवाइट करके मोहिनी अधीर को क्या कहना चाहती थी? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।